ये चीज़ उतना ही कठिन है, क्योंकि शिक्षक बनना ही काफ़ी नहीं होता है। स्कूल जाके बच्चे को पढ़ाना और बच्चे उस चीज़ को कितना अडाप्ट कर पा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि मेरे साथ ये प्रॉब्लम रहा है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं बच्चों को इतने ईजीली डिस्कशन करना। और एग्ज़ाम में ऐसा होता था कि क्वेश्चन डिस्कस करके गए हैं और वो आ जाते हैं। थक के आने के बाद भी रात का 11-11 बजे तक मेरे लिए नोट्स बनाए, और वो नोट्स को हम, क्योंकि हम नहीं बना पाते थे, टाइम नहीं हो पाता था, तो मम्मी वो नोट्स को बना देती थी, फिर हम उसको देखना। यहाँ तक कि आपको जहाँ भी डाउट होता था वहाँ पर उनके द्वारा क्लियर होता था। ये थोड़ा सा मुझे यूनिक बात भी लगा और बहुत ही अच्छा लगा, खुशी हुआ सुनकर। अब आप ये बताइए कि आपका जो ये पूरा जो सफ़र रहा, अब आप सफल हो गए? तो मेरे साथ भी बहुत सारा अप्स एंड डाउन आए, बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट जब पहला पीजीटी आया। नमस्कार, जोहार दोस्तों, करियर फाउंडेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं पीजीटी ज्योग्राफी में चयनित सोनी जी, जो कि पीजीटी ज्योग्राफी का एग्जाम दी थी और आज ये +2 टीचर बन गई है। इनको नियुक्ति पत्र भी मिल गया है। तो आज हम इनसे बातचीत करेंगे कि इनका सफर कैसा रहा, कैसे इन्होंने तैयारी की, और इनके माध्यम से बाकी स्टूडेंट को भी एक संदेश मिलेगा कि कैसे तैयारी की जाती है और तैयारी करने का फल कभी ना कभी मिलता है। तो सबसे पहले सोनी जी, आपका करियर फाउंडेशन में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। तो सोनी जी, सबसे पहले आप बताइए कि आप कहाँ से हैं, आपकी शुरुआती जो पढ़ाई लिखाई है वो कहाँ से हुई है, और आप कैसे तैयारी शुरू किए? मैं खूंटी डिस्ट्रिक्ट के तोरपा की निवासी हूँ, और ये मैंने अपनी स्कूलिंग शुरू की थी तोरपा के ही संतन्ना से। मैंने वहाँ से मैट्रिक दिया है। इंटर मैंने रांची के उर्सलैन से दिया है, और रांची संत जेवियर कॉलेज से मेरा ग्रेजुएशन हुआ है। कब हुआ ग्रेजुएशन? 2017 में। अच्छा, 2017। ग्रेजुएशन के बाद से आप क्या कर रहे हैं, मतलब उसके बाद पीजी आपने किया ना? ग्रेजुएशन के बाद मैंने सबसे पहले बीएड किया। अच्छा। मनरखन महतो बीएड कॉलेज से। हाँ। इसके बाद फिर मेरा रिजल्ट लेट आया, तो मैंने 1 साल गैप के बाद पीजी के लिए ज्वाइन किया। और मेरा पीजी चल ही रहा था, तब से मैं लॉकडाउन हो गया, और लॉकडाउन के साथ ही मैं आपके कोचिंग से जुड़ी हुई थी। ऑनलाइन जो फ्री मतलब आता था यूट्यूब में, उसी के माध्यम से मैं 2020 से ही जुड़ी हुई हूँ। अच्छा। शुरुआत से ही आपको टीचर बनने का शौक था या कुछ और भी है? शुरुआत से मुझे एक अधिकारी बनने का है। हाँ। मैं जेपीएससी क्लियर करना चाहती हूँ, इसलिए मैं हमेशा से ही, लेकिन मेरा टीचर बनने का भी एक है कि मैं एक टीचर भी बनूं। शायद मेरे थ्रू कुछ बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल पाए, शायद मैं अच्छा पढ़ा सकूं बच्चों को, तो मेरे थ्रू वो भी कुछ सीख पाए। इस वजह से मैंने बीच में पीजीटी आ गया, तो मैंने पीजीटी के लिए तैयारी शुरू की। फिर मैं सर के मैंने फ्री वीडियो जो यूट्यूब में आते हैं, उसमें मैंने प्लेट टेक्टोनिक का वीडियो देखा था। अच्छा। उस वीडियो को देख के मेरा इतना अच्छा वो चैप्टर क्लियर हुआ कि मैं उससे कनेक्ट करके सारे चैप्टर पढ़ पाती हूँ अब, क्योंकि वो ज्योग्राफी के रीढ़ की हड्डी है वो चैप्टर। अगर वो चैप्टर क्लियर है तो बाकी सारा चैप्टर इजीली कंप्लीट हो जाता है, जिसकी वजह से मैंने सोचा कि मैं यहाँ से जुड़ूं, और फिर मैं सर से हमेशा जुड़ी रही, और सर का हमेशा गाइडेंस रहा। तो मैं राजेश सर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मैं। चलिए, राजेश सर का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है, क्योंकि इन्होंने जैसा बताया आप सभी को कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को इतने अच्छे तरह से इन्होंने क्लियर कराया था, जिससे पूरा बेस बन गया ज्योग्राफी का। अब नेक्स्ट सवाल इनसे हम करते हैं कि अब ये शिक्षिका बन चुकी हैं, +2 स्कूलों में अब आप पढ़ाएंगी, तो अब आगे का क्या आपका मकसद है कि एक शिक्षक रहते हुए आगे कैसे बच्चों को गाइड करेंगे? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो सरकारी स्कूल है उसमें शिक्षा व्यवस्था बहुत कमजोर है, ठीक है? तो ऐसे मौके पर आप जैसे अगर स्टूडेंट चयनित हुए, इतना मेहनत करके गए हैं, तो उसका फायदा किस प्रकार से सरकारी स्कूल के छात्रों को मिलेगा? एक शिक्षक बनना जितना आसान है, लेकिन बच्चा को पढ़ाना, बच्चा उस चीज को समझ रहा है या नहीं, ये चीज उतना ही कठिन है।
क्योंकि शिक्षक बनना ही काफी नहीं होता है। स्कूल जाके बच्चे को पढ़ाना और बच्चे उस चीज को कितना अडेप्ट कर पा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मेरे साथ ये प्रॉब्लम रहा है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं बच्चों को इतने इजीली, इतने अच्छे तरीके से पढ़ाऊँ कि बच्चों को समझ में आए उस टॉपिक को। और मैं चाहती हूँ कि बच्चों को इस तरीके से पढ़ाऊँ कि मॉडल चार्ट का प्रयोग करके मैं पढ़ाना चाहती हूँ, जो कि शायद सरकारी स्कूलों में नहीं होता है। पर मैं चाहती हूँ कि मैं ये सब चीज़ करूँ ताकि बच्चों को वो चीज़ क्लियर समझ में आए। क्योंकि बहुत सारा ऐसा ज्योग्राफी के चैप्टर्स है जिसमें अगर मॉडल नहीं दिखाया जाता है, वीडियोस नहीं दिखाया जाता है, तो शायद गांव के बच्चे जो +2 सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं वो लोग को समझ में नहीं आएगा। तो मैं चाहती हूँ कि वो लोग एक विजुअल एक दिखाया जाए और वो लोग को पढ़ाया जाए। अब मैं आपसे थोड़ा जानना चाहूँगा कि आपका जो एजुकेशन रहा है उसमें आपको कौन कौन से चुनौतियों का सामना करना पड़ा, और आज आप सफल हो गई हैं, आप एक सरकारी नौकरी में आ गई हैं, आपकी सैलरी भी अच्छी खासी होगी। तो ये पूरे जो लाइफ में आपने जो चुनौतियां झेली है और किस प्रकार से आपने इस सफ़र को तय किया है, इसके बारे में थोड़ा सा छात्रों को बताएं, और बताएं कि आप इस सफलता का श्रेय किनको किनको देना चाहेंगे। 2020 से ही शुरू किया था, जो मैंने जेपीएससी के लिए शुरू किया था, तब से मैं करियर फाउंडेशन से जुड़ी हुई थी। लेकिन उस समय ऐसा होता था कि मैं पढ़ाई करती थी पर समझ में नहीं आता था कि पढ़ाई कैसे करना है। वो मेरा शुरुआती था, तो मैं बुक कहीं भी खोल के बस पढ़ने लग जाती थी। फिर धीरे 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 करके वो समझ में आया कि एक सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी होती है। फिर धीरे धीरे सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने पढ़ाई करना शुरू किया। फिर बहुत सारा चीज़ समझना होता है कि किस चैप्टर के बाद आपको किसको पढ़ना है। ऐसा नहीं होता है कि आप किसी भी चैप्टर को पढ़ें फिर दूसरा चैप्टर पढ़ें, ऐसा नहीं है। वो एक सीक्वेंस वाइज है, जो कि शायद मुझे लगता है कि थोड़े दिन पढ़ाई करने के बाद समझ में आता है, वो एक दिन में शायद नहीं आएगा। मेरे साथ ये प्रॉब्लम रहा है, मुझे समझ में नहीं आता था। लेकिन जब मेरा पीटी क्लियर हुआ तो हमको समझ में आया कि क्वेश्चन आंसर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पढ़ाई करते हो जितना, उससे भी इम्पोर्टेंट है कि आप उस टॉपिक के क्वेश्चन आंसर को बार बार प्रैक्टिस करें। क्योंकि एग्जाम जब हम लिखने जाते हैं वहाँ पे हमारे साथ ये होता है कि हमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। हमें पहले तो लगता है कि हम उस आंसर को हमको आता है, लेकिन जब हम एग्जाम में देखेंगे तो हमें बहुत कंफ्यूजन होता है। तो मुझे लगता है कि अगर प्रैक्टिस करने से, बार बार एक क्वेश्चन का आंसर प्रैक्टिस करने से, और गलती करना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जिस क्वेश्चन को आप गलती करते हैं, जब उसको देखते हैं कि दोबारा आप चेक करते हैं, आपके लिए वो लाइफ टाइम दिमाग में आपका रिमाइंडर हो जाता है। और दूसरा है कि आप जिनके साथ आप पढ़ाई के एक साथी होने जरूरी है। मेरी भी एक साथी है जिनका नाम है वैष्णवी झा, और मैं उनसे हमेशा से जुड़ी हुई हूँ, और मेरे लिए हमेशा ही खड़ी रही है। मेरे सपोर्ट हर समय, जब मैं डिप्रेशन में गई कि मुझसे पढ़ाई नहीं हो रहा है, उस समय भी हमेशा वो मेरे लिए खड़ी रही, मुझको गाइड किया कि पढ़ाई कैसे करना है, क्वेश्चन आंसर साथ में डिस्कशन करना। और एग्जाम में ऐसा होता था कि क्वेश्चन डिस्कस करके गए हैं और वो आ जाते हैं। अच्छा। तो इस तरह के साथ, और मैं आपको भी बहुत धन्यवाद देती हूँ सर, क्योंकि मैं 2020 से ही आपके क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस वाले सेशन को मैं देखती थी, खाना बनाते वक्त या फिर क्लास में, मतलब कहीं भी हूँ मैं। इनफैक्ट हम बस में ट्रैवल करते हुए भी हम आपके वीडियोस को देखे हैं, और वो वीडियोस फ्री में अवेलेबल है, जिसको स्टूडेंट को ऐसा नहीं है कि परचेस करना है, वो कहीं भी देख सकते हैं आराम से और फ्री में है। तो हमेशा मेरा चालू रहता था वो, और हमेशा जब एग्जाम हम देने गए तब भी ऐसा है कि कोई क्वेश्चन को आपने पढ़ाया है तो वहाँ पे बैठ के मुझको याद आता था कि नहीं सर इसका आंसर ऐसे बताए हैं। तो ये सब चीज़ बहुत काम आया है, और प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना भी बहुत जरूरी है, जिससे आपको पता चलेगा कि आप किस जगह हैं। तो बस आपकी मम्मी भी शायद शिक्षक है ना? बिल्कुल, मम्मी। तो मम्मी के शिक्षक होने का कितना प्रभाव पड़ा आपके एजुकेशन में? मम्मी मेरे लिए हमेशा से ही एक पढ़ाई के क्षेत्र में एक बहुत अच्छी गाइडलाइन रही है। मम्मी सिर्फ मेरे लिए पढ़ाई के लिए गाइडलाइन नहीं रही, बल्कि वो मेरे साथ पढ़ाई की है। अच्छा। मेरे जो चैप्टर्स क्लियर नहीं होते थे, मैं मम्मी को बताती थी कि मम्मी देखो ये चैप्टर मेरे से क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो मम्मी यूट्यूब का सब वीडियो देख के मतलब उस चैप्टर को रेडी करती थी। इनफैक्ट बहुत बार थक के आने के बाद भी रात का 11-11 बजे तक मेरे लिए नोट्स बनाई है मम्मी, और वो नोट्स को हम,
क्योंकि हम नहीं बना पाते थे, टाइम नहीं हो पाता था, तो मम्मी वो नोट्स को बना देती थी, फिर हम उसको पढ़ते थे। मम्मी स्कूल जाने से 10 मिनट पहले बैठती थी और उसको पढ़ के बताती थी। तो मम्मी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहती हूँ कि वो मेरे लिए हमेशा खड़ी रही और मेरे लिए गाइडेंस बने रही। और इनफैक्ट एग्जाम क्लियर करने के बाद भी मम्मी अभी भी पढ़ रही है, वो कुछ ना कुछ यूट्यूब में वीडियोस देखना। हम तो शायद एग्जाम क्लियर करने के बाद कुछ दिन रेस्ट में चले गए, लेकिन मम्मी तब भी वो यूट्यूब में वीडियोस देखना, कुछ पढ़ना हमेशा रहता है मम्मी का। ये चीज बहुत ही अच्छा लगा मुझे सुन करके। ऐसे तो कहा ही जाता है कि माता जी जो होती है, माँ जो होती है, वो पहली गुरु होती है, लेकिन इसके साथ साथ आपको पीजीटी की तैयारी में भी उनका मदद मिला इतना, यहाँ तक कि आपको जहाँ भी डाउट होता था वहाँ पे उनके द्वारा क्लियर होता था। ये थोड़ा सा मुझे यूनिक बात भी लगा और बहुत ही अच्छा लगा, खुशी हुआ सुन करके। अब आप ये बताइए कि आपका जो ये पूरा जो सफर रहा, अब आप सफल हो गई हैं, अब जो स्टूडेंट्स हैं, जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको कौन सा क्या संदेश देना चाहेंगे कि तैयारी करने के दौरान बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, संघर्ष का दौर आता है, बहुत बार एग्जाम कैंसिल होता है, पेंडिंग होता है एग्जाम, तो इसको लेकर के स्टूडेंट बहुत हताश हो जाते हैं। तो आप अपने एक्सपीरियंस से उन स्टूडेंट को क्या संदेश देना चाहेंगे कि उन्हें किस प्रकार से तैयारी के दौरान अपने मन मस्तिष्क को बनाए रखना चाहिए? देखा जाए तो मेरे साथ भी बहुत सारा अप्स एंड डाउन्स आए हैं, बहुत ज्यादा। इनफैक्ट जब पहला पीजीटी आया तो मैं एलिजिबल नहीं थी, मैं बहुत रोई, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, कोई बात नहीं, शायद कुछ और अच्छा होगा। तब फिर मैंने जेपीएससी की तैयारी करना शुरू की, लेकिन फिर देखा कि पीजीटी आया, तब मैं एलिजिबल हो गई नेक्स्ट बार को। तो मुझे लगता है ना कि हर चीज में एक इंसान को पॉजिटिव चीज ढूंढना चाहिए। अगर वो पोस्टपोन्ड नहीं होता, कैंसिल नहीं होता, तो मैं एलिजिबल भी नहीं होती। तो मुझे लगता है कि अगर कुछ भी नेगेटिव भी कुछ हो रहा है, तब भी उसमें पॉजिटिव चीज ढूंढना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप पॉजिटिव रहिएगा, क्योंकि नेगेटिव सोच के कोई फायदा नहीं है, आप टेंशन में जाइएगा, पढ़ाई नहीं कर पाइएगा। बहुत बार ऐसा होगा कि पढ़ने का मन नहीं होगा, तो ठीक है, आप उस दिन मन नहीं कर रहा, आप उस दिन छोड़ दीजिए, लेकिन दूसरे दिन फिर फ्रेश होके पढ़ाई कीजिए। और है कि जितना भी पढ़ाई कीजिए, क्वेश्चन आंसर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। और एग्जाम को जितना बार भी आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं, आप फील कीजिए कि आप एग्जाम दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि घर में बैठे हैं तो वो क्वेश्चन बना रहे हैं तो 20 मिनट बनाए फिर छोड़ दिए, वैसा नहीं। वो पूरा एग्जाम का फील आना चाहिए और एनालाइज कीजिए बाद में क्वेश्चन आंसर की मैंने क्या गलती किया है, क्योंकि वो बहुत काम आता है बाद में। तो मैं सबको यही बताना चाहूंगी। और एक मैं बहुत अच्छी बात बताना चाहती हूँ कि पढ़ाई करना बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि आप एग्जाम के दिन में किस तरह परफॉर्म करते हैं, ये उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो बहुत मेहनत किए होंगे, बहुत ज्यादा, लेकिन मुझे लगता है कि जिस दिन एग्जाम परफॉर्म करने का डे आता है, अगर आप पहले से प्रैक्टिस करके जाएंगे, पहले से अगर आप सोचेंगे कि आज ही मैं एग्जाम दे रहा हूँ, जब आप घर पे देते हैं, तब आप एग्जाम के दिन को ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। मेरा ऐसा विचार है। तो इन्होंने जैसा बताया कि एग्जाम की तैयारी के दौरान कई बार उतार चढ़ाव आते हैं, और उस उतार चढ़ाव को झेलते हुए आपको लगातार बने रहना है, संघर्ष करना है, और एक न एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी अगर आप लगे रहिएगा। और पॉजिटिव अप्रोच, जैसा कि मैं हमेशा क्लास में भी बोलता हूँ कि नेगेटिव सोच के कोई फायदा है नहीं, जो होना है वो तो होगा ही। इसलिए अपने आप को पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे लेकर जाइए। हमेशा ये सोचिए कि कुछ ना कुछ हमारे साथ बेहतर ही होने वाला है। अगर कुछ नहीं होता है, किसी एग्जाम में आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो यहाँ पर भी आप पॉजिटिव सोच सकते हैं कि शायद इससे बेहतर हमारे लाइफ में कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, अब एक अंतिम सवाल इनसे करेंगे कि चूंकि ये करियर फाउंडेशन की स्टूडेंट रही है, तो करियर फाउंडेशन में पढ़ने पर इनको मतलब कैसा लगा, और स्टूडेंट को क्या कहना चाहेंगे कि मतलब हम लोग जो पढ़ाते हैं उसमें कितना स्टूडेंट को मदद मिलता है, और अगर ये कुछ सुझाव देना चाहती है कि अगर हमें और भी कुछ बेहतर करना चाहिए, कुछ और एक्स्ट्रा इनिशिएटिव लेना चाहिए, तो इसके लिए मैं इनसे कहूंगा कि कुछ अगर सजेशंस है करियर फाउंडेशन के टीचर्स के लिए या करियर फाउंडेशन के लिए, तो ये भी बताने का कष्ट करें। बिल्कुल सर, तो मैं शुरुआत में 2020 से ही इस
करियर फाउंडेशन से जुड़ी हुई थी यूट्यूब के थ्रू से। तो मैंने आपका कोच हमेशा से देखा है, आप इतने क्लियर और अच्छे तरीके से आप बताते हैं कि मुझे नहीं लगता है कि उसमें और वो धीरे धीरे शायद और इम्प्रूवमेंट होगा, लेकिन अभी भी इतना अच्छा है कि मैं उसको और क्लास कर सकती हूँ। ज्योग्राफी की अगर पढ़ाई झारखंड मेरा आपका पढ़ाया हुआ सारा कंटेंट से बहुत अच्छा रेडी हुआ है। और जो ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी हुआ, मैं प्लेट टेक्टोनिक के बारे शायद कभी नहीं भूल पाऊंगी, क्योंकि सर ने मुझे इतने अच्छे से यूट्यूब में, वो फ्री अवेलेबल है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि ज्योग्राफी के स्टूडेंट को जो तैयारी कर रहे हैं, प्लीज आप एक बार राजेश सर की वो प्लेट टेक्टोनिक की वीडियो को ध्यान से अच्छे से पढ़िए। आपको इतना अच्छा वो चैप्टर क्लियर होगा कि आप उसके थ्रू आप दूसरे सारे चैप्टर्स को पढ़ सकते हैं। इनफैक्ट अगर ऐसा हुआ कि आप एग्जाम में नहीं जान रहे हैं तो उसके थ्रू से आप अपना आंसर रेडी कर सकते हैं, बाकी चीज के लिए भी ये काम आएगा। बिल्कुल सर, और बहुत बहुत धन्यवाद आप राजेश सर का, बहुत धन्यवाद कि सही टाइम पे मुझको वो वीडियो मिल गया। अच्छा तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सर की। चलिए, थैंक यू। ये तो आपकी मेहनत है और आपका बड़प्पन भी है, क्योंकि टीचर का गाइडेंस जरूरी होता है, लेकिन अगर सफल होते हैं कोई तो उसमें 95% योगदान उस स्टूडेंट का ही होता है। 5% ही मैं मानता हूँ कि टीचर्स का योगदान होता है, लेकिन वो 5% भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे साथ राजेश सर भी मौजूद हैं जो ज्योग्राफी की क्लास ले रहे थे, और मैंने देखा सिलेबस इसका बहुत लेंदी था, और इतना मतलब इसका यूपीएससी का ऑप्शनल का सिलेबस था। इसके बावजूद इन्होंने दिन रात मेहनत करके पढ़ाने का काम किया, प्रैक्टिस इतना कराया। बहुत सारे टॉपिक जो बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल थे, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही थी, तो प्रैक्टिस के माध्यम से मैं खुद ही देख रहा था कैसे प्रैक्टिस करा के क्वेश्चन को क्लियर करवा रहे थे। और परिणाम है कि आज रिजल्ट सामने आ रहे हैं। अभी तक 2-3 स्टूडेंट का आ चुका है डेटा की वो रिजल्ट, और बाकी स्टूडेंट से भी कहेंगे कि अकेले खुश ना हो, आपका डेटा मेरे पास अवेलेबल है, लेकिन मैं खुद चाहता हूं कि आप लोग खुद आके जानकारी दें कि आपका सिलेक्शन हो चुका है। तो थोड़ा सा 2 मिनट में राजेश सर से बात करूंगा। बताइए सर, कैसा लग रहा है? जी सर, एक शिक्षक के लिए यहाँ पर बहुत ही खुशखबरी वाला होता है, बहुत खुश वाला पल होता है। मैं सोनी जी को उनके आगे भविष्य के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, और उम्मीद रखता हूँ कि आप सोनी जी जहाँ जाएंगे अपना जो शिक्षा प्राप्त किए हैं उससे कई शिक्षा जगत में क्रांतियाँ लाएंगे, और कई लोगों को प्रेरणा भी देंगे, कई लोगों को बेहतर शिक्षा दे करके उनको उज्जवल भविष्य के लिए बेहतर करेंगे। और सर, आपका अभी बहुत बड़ा योगदान रहा कि आपने मुझ पर विश्वास किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद भी देता हूँ। और करियर फाउंडेशन का जो सपना है, सभी लोग अपने अपने जगह पर पहुँचे, अपने मंजिल पर पहुँचे, इसके लिए निरंतर हम लोग काम करते रहें, यही हम लोग हमेशा सोच रखते हैं। और जो लोग उदास रहते हैं कि जीवन में कुछ नहीं होता, उन सभी से यही कहेंगे कि सोनी जी आपके लिए रोल मॉडल है। इन्होंने भी कई दिक्कतें का सामना किया, लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं कि इतना बेहतरीन पीजीटी का जॉब इनको प्राप्त हुई है, एक बेहतर शिक्षक बनने का मौका मिला है। तो आप लोग हताश नहीं हुए और अपना तैयारी बेहतर करते रहें, आपको भी वो चीज़ मिलेगा जिसकी आप सपना रखते हैं, जहाँ तक आप जाना चाहते हैं। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा, और ऐसे भी आप पे मुझे पूरा भरोसा है। अब जितना मेहनत करते हैं, मेहनत से तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है, या टीचर्स के लिए हो या स्टूडेंट के लिए हो, मेहनत से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। तो आप सभी को मैं कहूंगा दोस्तों कि आप लोग भी इसी तरह मेहनत करते रहें लगन के साथ, और सबसे ज्यादा जरूरी अपने आप पे विश्वास रखना, क्योंकि आप कितना भी कुछ भी कर लेंगे, अगर आपने आप पे भरोसा आपको नहीं रहेगा तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे। इसलिए सबसे ज्यादा आप अपने आप पे विश्वास रखिए। खुद पे विश्वास रहेगा तो आपका कहीं ना कहीं बेहतर सिलेक्शन जरूर होगा। और सब कुछ सिलेक्शन ही नहीं होता, अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, तो जीवन में भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर नौकरी ना भी लगी तो ऐसा नहीं कि आप जीवन में असफल हो जाएंगे। सफलता के कई सारे रास्ते होते हैं, हो सकता है उससे कहीं बेहतर रास्ता आपको मिल जाएगा, बहुत लोगों को मिलता है। तो कभी भी अपने आप को डिमोटिवेट ना होने दें, धैर्य बनाए रखें, मेहनत करें, ईमानदारी से मेहनत करें, अपने आप के साथ बेईमानी ना करें, क्योंकि आपको पता होता है आप कितना मेहनत कर रहे हैं, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आपके दिल के अंदर से आवाज आती है कि आपका मेहनत किस लेवल का है। और सबसे ज्यादा जरूरी अपने आप पे विश्वास रखना, कॉन्फिडेंस में रहना, और पॉजिटिव सोच रखना हमेशा, हर किसी के लिए, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी हमेशा पॉजिटिव सोच रखना। ये अगर आपके अंदर रहेगा तो निश्चित तौर पर आप जीवन में बहुत आगे तक जाएंगे और बहुत ऊंचाइयों को छुएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन में। और हमारे साथ अभी सोनी जी मौजूद थी,
जो अभी पीजीटी में चयनित हो गई है और सरायकेला खरसावां में इनकी पोस्टिंग हुई है। अभी वहां पे बच्चों को पढ़ाएंगी। +2 स्कूल में ये शिक्षक बन गई ईचागढ़ में। तो अब इनको भी शुभकामना देंगे कि आगे जो बच्चे हैं उनके भविष्य को बेहतर बनाने के लिए लगातार ये प्रयास करें। और हमारे साथ राजेश सर मौजूद थे, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन को अटेंड करने के लिए। थैंक यू सो मच।